हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंगे और आज हम लोग यहाँ पे मेजर पेपर 2 देखेंगे। ठीक है, स्कैम या दुमका का पेपर टाइटल आपका क्या है? रीतिकाल व आधुनिक काल। और ये रीतिकाल और आधुनिक काल है क्या भाई? तो हम लोग को पता है कि हमारा जो साहित्य है वो कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में। और ये किसके अकॉर्डिंग है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऐसे तो बहुत सारे विद्वानों ने बांटा है, किंतु उनका वाला सबसे फेमस है। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है बच्चा? आदिकाल आता है। ठीक है, आदिकाल के बाद क्या आता है? भक्ति काल आता है। भक्ति काल के बाद क्या आता है? रीति काल आता है। उसके बाद हमारा क्या आता है? आधुनिक काल, जो अभी तक चल रहा है। इसके अंदर भी अपना अपना डिवाइडेड है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? रीति काल और आधुनिक काल। लेकिन जब आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको शुरू करना चाहिए कि ऐसे रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते। थोड़ा सा इन लोग का बैकग्राउंड बता देते ताकि आप डिफरेंस कर पाओ। देखो, ये जो हमारा आदिकाल था ना, आदिकाल में क्या होता था? इसका पेन का कलर चेंज करते हैं। आदिकाल में क्या था हमारा? जो कवि थे उतना उस टाइम उतना फेमस नहीं था। स्टार्टिंग विकास का ये था, तो क्या होता था? जो राजा महाराजा रहते थे, जो महापुरुष रहते थे, या जो योद्धा रहते थे, अधिकतर क्या होता था? योद्धा के ही ये क्या करते थे? गुणगान करते थे। ठीक है, आदिकाल में क्या होता था? जो राजा महाराजा कहीं लड़ने के लिए गया तो वहां पे आके तो वर्णन तो कोई करेगा ना भाई, कि वो किसको मारा, किसको नहीं, हारा के जीता, उसका तो वही वहाँ पे करता था कवि लोग उस टाइम। और राजा के ही आश्रम में रह के उनका ही गुणगान करता था और अपना जीवनी चलाता था। उस टाइम ऐसे बुक लिखना ऐसा कुछ नहीं होता था। क्या था? तो मौखिक होता था। ठीक है, और काव्य उस टाइम था। ठीक है, पद जिसको बोलेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? आदिकाल हो गया। भक्ति काल में क्या हुआ कि यहाँ पे भक्ति भावना क्या था? प्रधानता। आदि काल में क्या था? यहाँ पे वीर रस की प्रधानता थी। वीरों के बारे में था, उनका उनकी गाथाओं के बारे में वर्णन था। और अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत प्रयोग होता था उस टाइम। ओके, तो वो आदि काल हो गया। भक्ति काल में क्या हो गया? यहाँ पे अब लोगों को लगा कि अब हम लोग को क्या भक्ति के मार्ग में चलना चाहिए, भक्ति का प्रचार प्रसार करना चाहिए। सब अपना अपना भक्ति में, कोई शिव पुराण, कोई विष्णु पुराण, ठीक है, इसके शाखाएं थी और अपना अपना शाखा था उसका। ओके, उसमें क्या हुआ? 2 टाइप के निकले, एक निर्गुण भक्ति निकले, एक सगुण भक्ति निकले। निर्गुण भक्ति में क्या होता था भाई? निर्गुण में मानते थे कि भगवान का कोई रंग रूप आकार नहीं होता था, मूर्ति पूजा नहीं होता था। और ये क्या बोलते थे कि मनुष्यता ही सबसे बड़ा ये धर्म है, इन्हीं को आप मानिए। ठीक है, और बाकी जो लीला हो, जो हमारा लीला था, ये था, वो सबको ये क्या मानते थे? आडंबर मानते थे, दिखावा मानते थे निर्गुण भक्ति के। और सगुण भक्ति में क्या मानते थे कि नहीं भाई, भगवान का रंग रूप आकार होते हैं, उन्होंने लीलाएं की हैं, जितना हम लोग राम जी का, कृष्ण जी का पढ़ते हैं, वो सब क्या है? सत्य है। ये इनका कहना था। ओके, चलिए रीति काल में क्या था हमारा? रीति काल में इस टाइम हम लोग को अब भक्ति काल से ये होके थोड़ा बाहर निकल के अब लगे नहीं भाई, अब हम लोग जो लिख रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? थोड़ा ये प्रभावशाली होना चाहिए कि जो पढ़े तो कोई दंग रह जाए। ठीक है, इसका प्रॉपर क्या होना चाहिए? नियम कानून होना चाहिए। तो उसके बाद इसी को हम लोग क्या बोले? रीतिकाल बोले। और रीतिकाल में किसकी प्रधानता थी? तो वीर रस की प्रधानता थी। सॉरी, किसकी प्रधानता थी? तो श्रृंगार रस की प्रधानता थी। ठीक है, कौन रस की प्रधानता थी? श्रृंगार रस की। रीतिकाल में यहाँ पे वाक्यों को साज सजावट करके लिखना, सौंदर्यपूर्ण, उसको प्रभावशाली बनाना, यही इसका इस टाइम इसका देखा गया है। यहाँ की प्रवृत्ति जिसको बोलेंगे, नेचर मानेंगे। रीतिकाल में क्या था? ठीक है, फिर यहाँ पे इसके 2-3 ये हुए, क्या क्या? तो रीतिबद्ध हुआ, रीति सिद्ध हुआ और एक रीति मुक्त हुआ। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे जैसे जैसे आएगा। फिर आधुनिक काल आपको जैसे क्वेश्चन में आएगा उस टाइम हम लोग बता देंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को हम लोग। तो इसका बैकग्राउंड आपको पता चल गया होगा। देखिए, यूनिट 1 में बहुत लंबा सिलेबस है आप लोग का। हाँ, और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा। जस्ट ओनली कितने रुपीज़ में? 60 रुपीज़ में। ओके, ये पीडीएफ आपको, और आप अभी सेमेस्टर आपको 8 तक ये मिलता रहेगा। और हिंदी के साथ मेजर पेपर, जो एसी पेपर है, एसी पेपर सब होता है ना, वो सब का भी मिलेगा। तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? इकाई 1 में तो आपको पढ़ना है
कि रीतिकाल, अब रीतिकाल के अंदर क्या है, रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड क्या था उस टाइम, समाज का क्या ये था और कल्चर का क्या था। फिर रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद, अब इसके क्या क्या प्रमुख भेद है, रीति सिद्ध है, रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है, ये 3 इसकी क्या है प्रमुख भेद है। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ये आपका। फिर रीतिकाल की क्या क्या प्रवृत्तियाँ थी, जैसे श्रृंगार रस की प्रधानता थी, नायिका भेद का था, तो ये सब हम लोग सब वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी यूनिट 2 में क्या है, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, ये थोड़ा आपको याद करने वाला चीज़ हो गया कि उसके प्रमुख कवि कौन कौन रहे हैं और उनका काव्य कौन कौन सा रहा है, उनकी भाषा शैली के बारे में लिखने बोल देगा। ठीक है, तो किन के बारे में पढ़ना है ये आपका जिम्मा में है, PDF में दिया हुआ है, इसको बस आपको याद ही करना है, तो ये इसको कर लीजिएगा। ठीक है, केशव दास है, ठीक है, इसका आपका कवि प्रिया प्रकाश, लाला भगवादिन, तृतीय प्रभाव 1 2 4 5, ये 4 आपको पढ़ना है। फिर देखिए बिहारी का क्या पढ़ना है आपको, पद पढ़ना है, क्या क्या, मेरी भव बाधा, फिर कटत नटत, फिर है बरसत लालच लाल की, फिर आपका है मोहन मूर्ति श्याम की, फिर है अधर धरत हरि के या अनुरागी चित्त की, उसके बाद नहीं पराग नहीं मधुर मधु, उसके बाद है आपका संगीत दोष लगे सबून, ये आपको करना है। घनानंद का क्या है भाई, इनका ग्रंथावली में क्या क्या है देखिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग, फिर है आपका दूसरा हीन भई जलमिन अधीन, फिर है घन आनंद प्याजे सॉरी प्यारे सुजान सुनो, उसके बाद आपका उर भवन में मौन, नेक्स्ट आपका मीत सुजान अनित करो, फिर है तब तो छवि पवित्र जीवत है। इसका आपको कैसे पढ़ना है, सबका थोड़ा थोड़ा यूट्यूब में आपको देख लेना है इंडिविजुअल सारा करके, या फिर आप उसको ChatGPT से भी समरी करके लिख के आपका आ जाएगा तुरंत, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, यूनिट 3 देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है आपका यूनिट 3, आपको यूनिट 1 और यूनिट 3 में पूरा ध्यान देना है। फिर आपका आधुनिक काल, इसमें सेम इसका भी पढ़ना है आपको कि सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। देखिए एक वहाँ से तो उसका पूछेगा ही कि रीतिकाल का सामाजिक और ये क्या, और आधुनिक काल का पूछेगा, 2 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही कंफर्म, उसके बाद आप जितना कर नहीं सकेंगे। और इसको क्या, इसको पुनर्जागरण का काल क्यों कहा गया भाई, फिर आधुनिक काल की क्या क्या प्रवृत्ति थी, आप जहाँ ना ये रीतिकाल की नेचर प्रवृत्ति क्या थी और आधुनिक काल की प्रवृत्ति क्या थी, दोनों अच्छे से पढ़ के जाइएगा, दोनों में से आ सकता है। तो प्रवृत्ति दोनों का बहुत इजी है, ये हम इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। यूनिट 4 में है आपका आधुनिक काल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, जैसे वहाँ पे हम लोग ऊपर में पढ़े वैसे यहाँ पे भी इनका पढ़ना है। तो सबसे पहले भारतेंदु का पढ़ना है आपको, क्या क्या है, निज भाषा उन्नति अहे, फिर है रोकहूँ जो तो अमंगल होई, फिर नेक्स्ट है ब्रज के लता पता मोही कीजे, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय का आपका क्या है, हरिओद क्या है, कर्मवीर कविता। आपका मैथिली शरण गुप्त का क्या पढ़ना है आपको, केकई का पश्चाताप कविता, सारा इसमें आपका पद्य ही है, कोई ये नहीं है, कहानी वगैरह नहीं है। ओके, तो चूँकि हम लोग समझेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को, उससे पहले हम लोग को कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रीतिकाल की प्रमुख सामाजिक विशेषता क्या थी, उस टाइम समाज का क्या कंडीशन था, क्या व्यवस्था, क्या चीज़ चल रहा था, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग को पता है क्या है कि रीतिकाल में सामंती व्यवस्था मतलब राजा महाराजा का ही के पास सारा ज़मीन का स्वामित्व रहता था, है कि नहीं, और राजाश्रय का विशेष प्रभाव था। राजाश्रय मतलब वही जो राजा के यहाँ रहते थे। ओके, तो ये इसकी प्रमुख विशेषता थी। सेकंड में है रीतिकालीन साहित्य के 3 प्रमुख भेद कौन से हैं, तो 3 प्रमुख भेद कौन से हमने ऊपर में देखा था, तो क्या क्या है, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है और एक रीति मुक्त है। आपको रीतिबद्ध सुन के ही, बद्ध से ही सुन के लग रहा होगा क्या हुआ, बंधा हुआ, तो किससे, रीति से, रीति मतलब नियम कानून से, नियम शास्त्र से क्या है, बंधा हुआ। कोई अगर कवि लिख रहा है तो वो क्या होना चाहिए, नियम उसमें रहना चाहिए, सारा रूल रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। अभी अगर हम लोग कोई एप्लीकेशन लिखते हैं वही सेम चीज़ डेटा रहेगा, लेकिन अगर हम लोग लिख देंगे बिना फॉर्मेट का तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो उस टाइम वही था कि आपको नियम कानून क्या होगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, रीति सिद्ध मतलब
और रीतिमुक्त मतलब देखिए आगे दिया ही भाई, चलिए पढ़ते हैं। देखिए रीतिबद्ध काव्य किसे कहते हैं, तो वही हमारा जो ऊपर हम बोले कि जिस काव्य में काव्य शास्त्र नियमों और लक्षणों का पालन करते हुए काव्य रचना की गई उसे रीतिबद्ध काव्य कहते थे। बहुत सारे ऐसे हैं कवि की जो नियम कानून है उसी को पालन करके लिखते थे, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो छोड़ के लिखते थे, ठीक है, नियम कानून को नहीं मानते तो फ्री वर्ड्स में लिखते, तो उसको रीति मुक्त बोलेंगे। रीति शुद्ध किसको बोलेंगे, जो नियम कानून को भी थोड़ा सा मिलाते थे और थोड़ा अपना अनुभव, अपना पर्सनल फीलिंग ये सब भी, तो वो रीति शुद्ध हो जाता था। तो रीतिबद्ध समझ में आ गया। रीति शुद्ध देखिए, जिस काव्य रीति के लक्षणों का प्रत्यक्ष वर्णन न होकर उनका स्वाभाविक प्रयोग मिलता है उसे रीति शुद्ध कहते हैं। और ये एक बैलेंस्ड और इसको बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें दोनों मिल जाता है। नियम कानून में क्या होता है, लोग बंधे हुए रहते हैं तो थोड़ा उनका फीलिंग में कमी आ जाता होगा। और रीति मुक्त भी बहुत अच्छा नहीं है कि आप पूरा फ्री होकर लिख रहे, कोई कानून नहीं मान रहा, लेकिन रीति शुद्ध क्या था, दोनों का बैलेंस बना के रखता था। यहाँ देखिए रीति मुक्त क्या है, ऋतुमुक्त काव्य में व्यक्तिगत प्रेम और हृदय की स्वाभाविक अनुभूतियों की प्रधानता थी। यहाँ लोग अपना क्या फील कर रहा है उस टाइम, हम लोग अधिकतर राजा महाराजा, समाज, ऊपर वर्ग नीचे वर्ग ऐसे करके मतलब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग बोलते हैं, तो ये सब के बारे में लिखते थे। लेकिन अब लगने लगा कि नहीं भाई, हम क्या पर्सनली, क्या इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से हम क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी लिखना क्या है ज़रूरी है, और वो भी क्या है महत्व रखता है। देखिए जो उस टाइम के जो कवि थे वो अपना पर्सनल फीलिंग को इतना स्ट्रांग मानते थे कि लगा उनको कि नहीं भाई हम जो लिखेंगे वो बाहर के लोग भी पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो अभी हम लोग का क्या सिचुएशन है कि हम लोग ये भी नहीं कर पाते हैं कि भाई दो आदमी को भी नहीं बता पाते हैं कि हम लोग क्या फील कर रहे हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, है ना, क्योंकि अगला उसका कोई वैल्यू ही नहीं देगा। सोचिए, एक आपने 9-10 में पढ़ा होगा कि वर्षा हो रही है, बहुत वर्षा हो रही है, प्राण मन घिर रहा है, ऐसे करके था ना, उसको माँ का याद आता है, वो जेल में रहता है, तो वो सब क्या हो गया, रीति मुक्त हो गया, है ना। अब देखिए रीति काल के प्रमुख कवि कौन कौन थे, तो ऊपर में था जो जो लिखा हुआ उन्हीं से क्वेश्चन होगा। तो केशव दास है, तो क्या है ये, रीति काल के प्रमुख आचार्य कवि हैं। 7 में केशव दास की 2 प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए, तो क्या क्या है, एक कवि प्रिया और एक प्रिय प्रकाश है। ऐसे तो बिहारी का हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बिहारी था ना, हाँ बिहारी का भी है। तो देखिए 8 में क्या है, बिहारी की प्रसिद्ध कृति का नाम बताइए, बहुत फेमस है बिहारी, सच से बहुत फेमस, आप जरूर नाम सुने होंगे इसका। 9 में बिहारी किस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो ये काव्य धारा पूछ रहा है, जो काव्य के जो भेद था ना वो पूछ रहा है, ठीक है, वो काव्य भेद बोलिए, काव्य धारा बोलिए, दोनों सेम बात है। तो बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते थे, मतलब ये दोनों बैलेंस करके लिखते थे, ठीक है, अपना अनुभव भी लिखते थे, नियम शास्त्र को भी फॉलो करते थे। 10 में मेरी भव बाधा हरो दोहे के रचयिता कौन है, तो बिहारी है। 11 में आपका घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं, तो घनानंद रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। आप ना कुछ ऐसे ये बना लीजिएगा, ट्रिक बना लीजिएगा, ओके, याद रखने का, या तो बस रीतिकाल वाला याद कीजिएगा या उसके, क्योंकि इसी के अंदर से बाउंड से पूछेगा तो एक का नाम याद रखिएगा, वो उसमें नहीं आएगा तो बस वो अगला उसका होगा। अब यूनिट 3 से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ किस काल के बाद हुआ, तो हिंदी आधुनिक काल का क्या होगा, ये तो कंटिन्यूअस था ना, तो किसके बाद आया है ये हमारा, रीति काल के बाद आया। ऊपर ही हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले आदि काल आया, फिर भक्ति काल आया, फिर रीति काल आया, फिर आधुनिक काल आया, ओके। और रीति काल आपका 1900 में ख़त्म हुआ, और ये 1900 से हमारा आधुनिक काल क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। 14 में आपका आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता क्या थी, जहां हम ऊपर में क्या का बात करते थे, भक्ति का बात किए, योद्धाओं के बारे में बात किए, ठीक है, काव्य शास्त्र के बारे में बात किए। लेकिन अब कवि लोग को फील होने लगा, महसूस होने लगा कि क्या भाई, पद्य तो ठीक है, अब क्या होना चाहिए, गद्य का भी विकास होना चाहिए। गद्य मतलब पैराग्राफ, कहानी, नाटक, ये सब, ओके, इसका भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। इन लोग को समझ में आ गया कि बस कविताएं क्या है,
जो कवि कविताएं लिखते थे वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का स्रोत नहीं था, क्या कर रहा था वहाँ पे उस टाइम, लोगों को भी जागरूक कर रहा था। कोई देशभक्ति पैदा करने का कोशिश करे, कोई चेतना पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं, कोई क्या लोगों में जो अंधविश्वास, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब जो वहाँ पे पनपा हो, क्या बोलेंगे उसको, ठीक है, जो भी है हुआ था, उसको वो क्या करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। और वो मान रहे थे कि नहीं, इसमें इतनी शक्ति है कि लोगों में क्या कर सकते हैं, बुद्धि ला सकते हैं। तो अब इनको समझ में आने लगा। अब क्या लगा कि नहीं भाई, इसमें हम जो इतना अलंकार मिलाएंगे, इतना छंद मिलाएंगे, ये सब को हटा के हम ऐसे नॉर्मल लिखें कि लोगों को समझ में आए। ठीक है, जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये कहानी आपके पीछे घट रही है, ऐसा फील होता है ना। तो का बहुत सरल भाषा, वो अपना अपना सारा ये कहानी और लेखक का वो, सॉरी, कवि और लेखक का अपना अपना वो था लिखने का स्टाइल। देखिए तो 14 में क्या आपका कि आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता क्या है। तो आधुनिक काल की राष्ट्रीय चेतना पैदा करना, राष्ट्र में देशभक्ति पैदा करना। स्वतंत्र नहीं हुए थे, लेकिन कैसा फील होगा जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, कैसे होंगे, कैसे मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और जो योद्धा जो वहाँ पे ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे हैं वही सिर्फ एक योद्धा या महापुरुष कहलाएंगे, है कि नहीं। सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, अलग अलग तरीका है ना। चलो, सामाजिक सुधार और जन जागरण की भावना प्रमुख थी। और यहाँ पे फिर गरीब लोगों को भी आवाज़ को सुना जाने लगा, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, ये भी देखा जाने लगा, है ना। फिर हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण कहने का मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए, समाज में नवीन चेतना, जागृत और सुधार की भावना उत्पन्न करना, यही पुनर्जागरण हम लोग होता है ना। कि इतना हम लोग मतलब इतना हम लोग के साथ गुजर चुका था उस टाइम कि हम लोग को एक बहुत ज़रूरी था कि अब सारा क्या हो, फ्रेश फीलिंग आए, इतना। ठीक है। 16 में आधुनिक काल में राष्ट्रीय चेतना का विकास किस भावना से हुआ। तो राष्ट्रीय चेतना का विकास किस भावना से हुआ, देशभक्ति, स्वतंत्रता की भावना से राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। देश से प्यार करिएगा तब तो लगेगा कि नहीं भाई हमारा देश गुलाम है। ठीक है। अब देखिए आधुनिक काल के प्रमुख कवि से आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या क्या है। हिंदी नवजागरण के प्रमुख साहित्यकार कौन थे। हिंदी नवजागरण के प्रमुख कौन थे, भरतेंदु हरिश्चंद्र, जो उनको, ठीक है। 18 है, निज भाषा उन्नति अहे के रचयिता कौन है। तो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी है। 19 में कर्मवीर कविता के रचयिता कौन है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसका हम लोग शॉर्ट में या पेट नेम जो बोलते हैं वो हरिऔध बोलते हैं, शॉर्ट में नहीं, पेट नेम, ठीक है, उपनाम जिसको पुकार नाम ऐसे। 20 में केकई का पश्चाताप कविता के रचयिता कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब हमारा इससे क्या है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप है। तो पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है भाई, रीतिकालीन की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। तो आइए करते हैं। रीतिकाल कब से कब तक चला बच्चा, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है शॉर्ट में आपको बताते हैं, जैसे पढ़िएगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। उसके बाद ठीक है, सबसे पहले बात तो ये जो साहित्य का जो विभाजन हुआ है वो किन के अकॉर्डिंग हुआ है वो आपको लिखना है। कब से कब तक हुआ है, तो 1700 से लेके कब तक चला है, 1900 तक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कब तक, कब से कब तक, 1700 से लेके 1900 तक। और इसमें क्या क्या फेमस था बच्चा, अभी हम लोग ऊपर में बात किए थे, क्या क्या था, श्रृंगार रस की प्रधानता थी, नायिका भेद था, अलंकार रस, ये सब का प्रयोग होता था, छंद, ठीक है। और ठीक है, इतना आप लिखिए। तो अब देखिए सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है उसका। अब हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, सॉरी एक सेंटेंस वर्ड यूज़ करते हैं कि साहित्य समाज का क्या है बच्चा, दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है। तो ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो उस टाइम लिखा गया कहीं ना कहीं क्या हो, जो उसके आसपास हो रहा था उसी का प्रभाव है। तो उस टाइम का व्यवस्था, उस टाइम का प्रभाव, उस टाइम का उसका सांस्कृतिक और सामाजिक ये देखना, कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी, उसी से हम लोग को समझ में आएगा कि कैसे था और क्या था। तो सबसे पहले क्या है हमारा, सामंती व्यवस्था का प्रभाव। क्या है भाई ये सामंती व्यवस्था का प्रभाव, तो देखिए
रीतिकालीन समाज पर सामंती व्यवस्था का गहरा प्रभाव था। राजा महाराजा और सामंत साहित्यकारों को आश्रय प्रदान करते थे। वो क्या अपने ही उनको महल में रखते थे, भाई मेरे लिए लिखो पढ़ो, वो भी खुश ये भी खुश, मनोरंजन का भी साधन हो जाता था। ठीक है, तो राज दरबार ही हम लोग उनको कहते थे, है कि नहीं। और वहीं पे वो काव्य की रचना करते थे। उनका खाना पीना रहना, उस टाइम खाना मिल जाए 2 वक्त की, यही बहुत बड़ी बात थी। फिर राज दरबारों का प्रभाव। राज दरबारों का प्रभाव कहने का क्या तात्पर्य है, तो राज दरबार साहित्य और कला के प्रमुख केंद्र थे। कवियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने तथा आश्रय प्राप्त करने के लिए राजाओं की रुचि के अनुरूप काव्य लिखना पड़ता था। ठीक है, अब भाई राज दरबार है, मतलब उसके राज्य में वो दरबारी कवि जिसको हम लोग बोलते हैं, अब वो लिख रहा है, अब उसी के अगेंस्ट लिखेगा तो काम चलेगा। उसके प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है ये लिखेगा तो काम चलेगा, देगा अगला दिन इसको खाना पीना, नहीं देगा। उसी के बारे में एकदम बढ़ा चढ़ा के, इसीलिए हम बोले थे कि अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पे क्या होता है, प्रयोग होता है। अब वहाँ पे क्या क्या हुआ युद्ध में उसका वर्णन करते थे बढ़ा चढ़ा के। अब विलासिता की प्रधानता। विलासिता की प्रधानता क्या है, तो उच्च वर्ग के जीवन में भोग विलास, ऐश्वर्य और मनोरंजन की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। इसका प्रभाव साहित्य पर पड़ा और श्रृंगार विषयों का विशेष महत्व मिला। अब देखिए सामाजिक असमानता। उस टाइम असमानता अपनी चरम सीमा पे थी, है ना। जो निम्न और जो छोटे थे उसको, वैसे तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जो एकदम छोटे जात के या निम्न बोलेंगे उसका एकदम वैल्यू नहीं था। उन्हें मंदिरों में नहीं जाया देता था, उन्हें पूजा करने का अलाउ नहीं था, मतलब खाली ब्राह्मण को समझिए कि अलाउ था, तो ऐसा था। ओके, समाज में शासक वर्ग और सामान्य जनता के बीच आर्थिक तथा सामाजिक अंतर था। आम जनता अनेक कठिनाइयों का सामना कर रही है, जबकि सामंत वर्ग विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। अब राजा महाराजा है तो खतरनाक उनका होगा, और वहीं पे जो प्रजा है, जो छोटे लोग हैं, वो उनका बहुत स्थिति खराब। अभी आप एक गरीब खाना में चले जाइए तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, तो सोचिए उस टाइम कितना ये रहता होगा। अब देखिए स्त्री के प्रति दृष्टिकोण, तो क्या था भाई उस टाइम, तो रीतिकालीन काव्य में स्त्री का चित्रण मुख्यतः प्रेमिका, नायिका, सौंदर्य के प्रतीक के रूप में किया गया। उस टाइम एक स्त्री को क्या एक प्रेमिका के रूप में बताया गया। जैसे जो राधा कृष्ण का ये से आप शाखा पढ़िएगा तो उससे फेमस, उससे इन्फ्लुएंस होके भी बहुत सारा ऐसा लिखा गया। नायिका का लिखा गया, इसका रंग रूप के बारे में लिखा गया, उसकी सुंदरता के बारे में लिखा गया। ओके, तो उसी को नायिका भेद भी हम लोग बोलते हैं। क्या स्त्री का कितना विभिन्न रूप वो रोल प्ले करती, कभी बेटी का, कभी बहू का, कभी पत्नी का, कभी माँ का, है कि नहीं। वो था हमारा सामाजिक कि स्त्री का क्या था, सामंती व्यवस्था क्या था। ओके, ये सब हो गया। अब हमारा क्या आ गया, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो कला और साहित्य का विकास। तो इस काल में कविता के साथ साथ चित्रकला, संगीत और नृत्य जैसे कलाओं का भी विकास हुआ। जैसे जैसे अपना पोयम हो रहा था वैसे ही अलग फील्ड में चित्रकला हो रहा है, म्यूज़िक हो रहा है, डांस हो रहा है। ठीक है, राज दरबार इन कलाओं के संरक्षण के प्रमुख केंद्र थे और इसको बढ़ावा दिया गया, इसको थोड़ा इस प्रभावशाली माना गया। क्यों, क्योंकि राजा महाराजा लोग इसको वैल्यू दिए उस टाइम। अगर नहीं देते तो, अगर हो सकता है मनोरंजन के लिए ही दिए हों, लेकिन नहीं देते तो आज ये होता भी नहीं, इसका विकास नहीं होता लेकिन बाद में होता। फिर श्रृंगारिक संस्कृति क्या है भाई ये, तो सामता और विलासपूर्ण जीवन के कारण श्रृंगारिक संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। साहित्य में प्रेम, सौंदर्य, न्याय, प्रेमिका तथा नायक नायिका तथा प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रण प्रमुख हो गया। जैसे आप अगर राधा कृष्ण का पढ़िएगा तो उनका मिलन, उनका विरह सब बताया गया है सीक्वेंस में, वैसे ही इस टाइम भी बताया जा रहा था। ठीक है, फिर संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रभाव। तो हमारा जो रूट लैंग्वेज है संस्कृत, उसका भी प्रभाव था। देखिए रीतिकालीन कवियों पर संस्कृत के रस, अलंकार, छंद, काव्य शास्त्र परंपरा का गहरा प्रभाव था। अनेक कवि ने काव्य शास्त्र के लक्षणों का आधार बनाकर काव्य की रचना की। कुछ बेस आप जब तक नहीं मानिएगा इन्वेंट थोड़ी कर पाइएगा। कुछ भी कोई इन्वेंट भी करता तो कुछ ना कुछ छोटा ही सही, लेकिन बेस उनका जरूर रहता। फिर ब्रज भाषा का उत्कर्ष। रीतिकाल में ब्रज भाषा काव्य की प्रमुख भाषा बनी। ओके, हिंदी हमारा यहाँ पे खड़ी बोली इसमें बना है आधुनिक में, नहीं तो आपको पाली प्राकृत याद होगा अगर आपको सीक्वेंस तो। ओके,
धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभावों का प्रभाव, अलग अलग धर्म के अलग अलग उनका ट्रेडिशन था, ठीक है, तो उनका भी उसमें प्रभाव था। अब देखिए कि नेक्स्ट है कि रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त का विस्तार पूर्वक विवेचन के ऊपर में हम लोग इसका बात कर चुके हैं। इसको पढ़िएगा तो एकदम समझ में आ जाएगा। ओके, देख लीजिए इसका क्या क्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको करके ही जाना है। अब देखिए रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? श्रृंगार रस की प्रधानता। इस टाइम क्या था? श्रृंगार रस की प्रधानता थी। प्रेम के बारे में लिखा जाता था, सौंदर्य के बारे में लिखा जाता था, मिलन के बारे में लिखा जाता था, विरह के बारे में लिखा जाता था, उनको महत्व दिया जाता था। श्रृंगार रस हो गया। नायिका भेद का वर्णन का मतलब क्या? जो हमारे कवि है, जो नायिकाएं हैं, उनकी क्या विभिन्न रूपों का क्या करते थे? चित्रण करते थे, वर्णन करते थे। उनके रंग रूप का, उनके प्रेम का, उनकी भावनाओं को केंद्र बनाया जाता था। थर्ड में है नख सिख वर्णन। अब ये नख सिख वर्णन क्या है भाई? इसको एक बार पढ़ते हैं हम लोग। इस काल के कवियों ने नायक और नायिका के शारीरिक सौंदर्य का नख से सिख तक अत्यंत सूक्ष्म वर्णन किया। मतलब एकदम छोटे छोटे ये का होता है ना कि छोटे छोटे चीज़ों को भी नहीं छोड़ना, बारीकी से देखना, तो वो चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे। फिर क्या? अलंकारों की प्रधानता थी। अलंकार वाक्य को अत्यंत प्रभावशाली और सुंदर बना देते थे। उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष और अनुप्रास इसमें अधिक बल दिया जाता था, अधिक यूज़ किया जाता था। फिर काव्य शास्त्रीयता, तो वही कि हम लोग इसमें क्या रस को, अलंकार को, छंद को, ये सब को आधार बनाकर रचना करते थे। ब्रज भाषा का उत्कर्ष हुआ, ठीक है, इसमें प्रमुख भाषा रही और अब लोग इसको अपनी अभिव्यक्ति, अपने एक्सप्रेस के लिए इसको अपनाया। फिर राजाश्रय की प्रवृत्ति। उस टाइम वही राजा के यहाँ रह के, राज दरबार के यहाँ रह के वो लोग अपना रचना करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। वीर रस का चित्रण। वीर रस का भी ऐसा नहीं कि बस आदि काल में ही वीर रस का चित्रण हुआ, भक्ति रीति काल में भी हुआ है, ठीक है। जो युद्ध होता था, जो राजा थे और जो ब्रिटिश के बारे में लिखते थे, उसके क्रोध के बारे में, तो वो सब भी क्या हुआ? हमारा वीर रस ही हुआ ना। प्रकृति चित्रण। अब यहाँ पे प्रकृति चित्रण का मतलब यहाँ के इतना, हमारा भारत का इतना सुंदर जो ऋतुएं हैं जो आती हैं, उनका, ऋतुओं का, हमारे जंगल का, नदी नाला का, बादल का, सबका आप देखते हैं कि एक से एक आपको मिल जाएगा। भक्ति भावना थी। ओके, भक्ति काल से जस्ट हम लोग रीति काल में प्रवेश हुआ, तो उस टाइम, और उसका प्रभाव भी इतना भक्ति का है, तो सोचिए उस टाइम कितना रहा होगा, है ना। चलिए, रीति काल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, ये आपका काम है करने का। देख लीजिएगा, प्रश्न हम एक बार पढ़ देते हैं। केशव दास के जीवन में साहित्यिक व्यक्तित्व का परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखिए क्या करना है आपको, मेन ये याद कर लेना है। उसके बाद जो रीति काल के, उनका थोड़ा जो लिखावट रहेगा ना, वो सबका सेम होगा। सब में लिख देना है कि प्रभावशाली भाषा का, सिंपल भाषा का, ऐसे करके लिख देना अगर कुछ नहीं आएगा तो, ठीक है। कवि प्रिया के आधार पर केशव दास के काव्य शास्त्रीय ज्ञान एवं काव्य प्रतिभा का विवेचन कीजिए। केशव दास, देखिए अलंकारों का विस्तृत, अब रीति काल में है तो उनको जरूर अलंकारों का ज्ञान होगा, रस का ज्ञान होगा, ठीक है, ऐसे लिख देना है। नायिका भेद का ज्ञान, छंद, विधान, काव्य गुण और दोष। थर्ड में बिहारी के काव्य व्यक्तित्व एवं उनकी बिहारी सत्सई की प्रमुख विशेषताओं का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। इसमें पता है लगभग बिहारी सत्सई में 702 हैं। सोचिए, हम लोग को एक दो लिखने में हालत खराब हो जाएगा। उसी का एक दोहा है, मेरी भव बाधा हरो कहत नटत रिझत खिजत। देखिए इसमें भी है ना, श्रृंगार रस की प्रधानता, भक्ति भावना, संक्षिप्तता। अब दोहा है तो वो अपने बड़े बड़े सेंटेंस या लाइन की जगह वो क्या एकदम संक्षिप्त में, कम शब्दों में वो अपने भाव को प्रकट करते थे। गागर में सागर, क्यों? क्योंकि
छोटे से दोहे में कितना बड़ा वो बात बोल के चले जाते थे। इसीलिए अलंकार का प्रयोग, नायिका भेद, ब्रज भाषा की मधुरता, प्रकृति चित्रण, नीति एवं जीवन दर्शन, बोल तो रहे, अगर आपको नहीं याद आएगा कुछ तो सब यही सब लिख देना। 4 में है बिहारी के काव्य में श्रृंगार रस भावना का विस्तार पूर्वक चर्चन कीजिए। चर्चन बोल रहा है, वर्णन, सब में वही है ना। नेक्स्ट, घनानंद के जीवन एवं काव्य व्यक्तित्व का परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, घनानंद के काव्य में प्रेम और विरह की अभिव्यक्ति का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। अब हमारा क्या आ गया, आधुनिक काल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसका पृष्ठभूमि और हम लोग को प्रवृत्ति के बारे में थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, तो चलिए इसमें हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं ताकि वीडियो क्या हो जाए, ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के बाद जिस काल का विकास हुआ उसे सामान्यतः आधुनिक काल कहा जाता है। ये किसके बाद आया, रीतिकाल के बाद आया। आपको रीतिकाल वाला में भक्ति काल लिखना है, दोनों का वैसे ही करना है, ठीक है। फिर ये भी बताना है कि कब से कब तक चला, 1900 से लेकर अब तक चला। आधुनिक काल हिंदी साहित्य के विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। इस काल में भारतीय समाज, राजनीति, संस्कृति, शिक्षा, धर्म, व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुआ। केवल उस टाइम लोग संस्कृति या धर्म पे नहीं लिख रहे थे, समाज के बारे में लिख रहे हैं, राजनीति के बारे में लिख रहे हैं, कल्चर के बारे में लिख रहे हैं, शिक्षा के बारे में लिख रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, शिक्षा के बारे में लिख रहे हैं, धर्म के बारे में लिख रहे हैं और हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में लिख रहे हैं। मतलब चारों तरफ से कवर करने का प्रयास किया गया आधुनिक काल में, है ना। चलिए, तो आधुनिक काल की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या था भाई, उस टाइम हम लोग का ब्रिटिश अंग्रेज का शासन का प्रभाव था, तो वही चीज़ आपको लिखना है और बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है। ओके, एक इसमें क्या हुआ, अंग्रेजी काल में क्या हुआ, शोषण हुआ, लेकिन साथ साथ में क्या, आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन का भी थॉट आगे बढ़ा, प्रचार प्रसार हुआ। नहीं तो हम लोग अभी, फिर आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, विज्ञान, तर्क, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, ये सब के बारे में हम लोग जानने लगे। सामाजिक सुधार आंदोलन, जो हमारा जो कुरीति, जो रीति बोला जाता था, वो किस में कन्वर्ट हो चुका था, रीति में हो चुका था। जैसे सती प्रथा हो गया, जाति भेदभाव हो गया, ठीक है, लिंग मतभेद हो गया, वर्ग मतभेद हो गया, तो ये सब में हम लोग का सुधार करने का आंदोलन शुरू हुआ। फिर राष्ट्रीय चेतना का क्या हुआ, विकास हुआ। लोग क्या, देश को अपना मानने स्टार्ट कर दिए। अब वो समझने लगे कि नहीं भाई, अब ये देश हमारा है और इसको स्वतंत्र कराना हमारा जिम्मेदारी है। फिर क्या हुआ, मध्य वर्ग का उदय हुआ। इस टाइम फिर देखिए नारी जागरण हुआ, नारी की स्थिति, उनकी समस्याएं क्या क्या, उनके अधिकार क्या है, उनके बारे में खाली रंग रूप और सुंदरता बताने से होगा, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उनको, ठीक है, क्या उसका समाज में सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, उसके क्या क्या अधिकार है, ये भी तो बताना पड़ेगा आपको। अब देखिए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, तो भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति का संपर्क। ओके, फिर है मुद्रणालयों का विकास, पत्रकारिता का विकास, मतलब वही मीडिया। ओके, और हिंदी भाषा का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ये सब का हुआ। अब हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी भाषा के पुनर्जागरण काल का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आपका आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। VVI। ओके, देख के जाना है इसको, इसकी प्रवृत्ति, इसकी विशेषताएं क्या, राष्ट्र चेतना, ओके, सामाजिक सुधार की भावना, मानवतावाद। अब बोलेगा भाई भक्ति उक्ति ठीक है, हो गया, अब इससे भी बड़ा क्या है, मानवता है, इस पे ध्यान दीजिए। नारी चेतना, केवल सुंदरता पे नहीं, इसके अधिकार, स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति, इसकी शिक्षा, ये सब के बारे में इन्हें बताया गया। यथार्थवाद, यथार्थवाद मतलब जो आडंबर जीवन जो जी रहे थे उससे हटकर वास्तविकता को बताना, उजागर करना, ठीक है। व्यक्ति चेतना,
फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, लोकतांत्रिक भावना है, फिर प्रकृति के प्रति नवीन दृष्टिकोण। ये नहीं कि बस प्रकृति सुंदर है, इसके तरफ हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, तो ये सब नहीं करना है। 10 में लोक जीवन की ओर झुकाव। 11 में भाषा में परिवर्तन, साहित्य विधाओं का विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन, साहित्यिक व्यक्तित्व एवं काव्यगत विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। इनका कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, सब बताना है। कैसे लिखते थे, क्या क्या इनकी प्रमुख विशेषताएं थी, राष्ट्रीय भावना डालते थे, सामाजिक सुधार, हिंदी भाषा के प्रति प्रेम। ओके, नेक्स्ट है हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कर्मवीर कविता के आधार पर उनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट मैथिली शरण गुप्त की केकई का पश्चाताप कविता के आधार पर उनके काव्य व्यक्तित्व के कविता की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। चलिए, ये सारा मिल के है, अगर ऊपर वाला कई सारा क्वेश्चन रिपीट होगा यहाँ पे। रीति काल की आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। अगर आप दोनों पढ़े हुए तो तुलना भी आराम से कर लीजिएगा, है ना, अलग से इसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं शॉर्ट में। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ रीतिकाल में क्या क्या पॉइंट है वो याद करके चल जाइए, आधुनिक काल में क्या क्या पॉइंट है ये याद करके चल जाइए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। फिर बिहारी और घनानंद के काव्य की तुलनात्मक विवेचन कीजिए। वैसे हो सकता है 5 नंबर में पूछ दे, वैसे लॉन्ग आंसर में नहीं आएगा। थर्ड में भारतेंदु हरिश्चंद्र के हिंदी साहित्य के योगदान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इनका क्या हिंदी साहित्य में इनका योगदान रहा, हम लोग को पता है, इन्हें हिंदी साहित्य का प्रवर्तक माना गया, अगर किसी को नहीं पता है तो। रीतिकालीन साहित्य में श्रृंगार रस की प्रधानता का उदाहरण विवेचन कीजिए। आपको उदाहरण भी देना है कि कैसे। ठीक है, नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीयता, भारतीय संस्कृति और मानवीय संवेदना का विवेचन कीजिए। ये सब करिएगा, चाहिए नहीं, ऊपर वाला सब इम्पोर्टेंट है, इसको करके जाना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।